बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। जब अगला सत्र शुरू हो, उसका समय हो जाए और उसके माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर सुमन जैन जी मुझे दिख रही हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, वो भी हूँ, और प्रोफेसर अनुराग भी दिख रहे हैं, और दूसरे सत्र के लिए उत्सुक सुधी श्रोता भी मौजूद हैं। मंच पर आसीन मेरे सभी सुधी मित्रों, सम्मुख विराजमान ज्ञान प्रेमी सुधी श्रोतागण और तेजस्वी विद्यार्थियों, शोधार्थियों, मध्यकालीन हिंदी साहित्य में शोध के आयामों पे चर्चा के लिए ये सत्र आयोजित है, और मैं अध्यक्ष के रूप में आखिरी वक्ता के रूप में मौजूद हूँ। अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ी चुनौती होती है। सबको सुनना है, ग्रहण करना है और प्रशंसा भी करना है, फिर कुछ हो सके तो अपनी तरफ से भी कुछ कह देना है। मंच पर जो हमारे साथ हैं डॉक्टर संध्या जी, वो हमारे विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बौद्ध परंपरा से जोड़ करके, अपनी मध्यकालीन हिंदी साहित्य को जोड़ करके उन्होंने एक शुरुआत कर दी। और दूसरे वक्ता हमारे मेरे बहुत प्रिय डॉक्टर प्रभात जी ने क्या क्या हो सकता है, अब 500 से ज़्यादा वर्षों का साहित्य है तो कितने आयाम हो सकते हैं, अगर उस पर ही विचार करें तो मुझे लगता है जैसे बौद्ध संगीतियाँ होती थी ना, तो उस तरह से संगीति करनी पड़ेगी, बहुत बहुत समय लगाना पड़ेगा, विमर्श करना पड़ेगा, आचार्यों को सुनना समझना पड़ेगा, श्रेणीबद्ध करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी डॉक्टर प्रभात जी ने बहुत सारे संकेत, बहुत सारे सूत्र दिए, और बहुत अच्छी बात है कि इस सभागार में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं जो कल को हमारी जगह होंगे, रिप्लेस करेंगे हमको, तो और अभी उनके पास बहुत समय है कि वो शोध करेंगे। हम लोगों से तो अब खाली मार्गदर्शन की ही उम्मीद रह जाती है। जैसा कहा डॉक्टर प्रभात ने कि कौन करेगा, तो ये सामने जो बैठे लोग हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी है, ये करेंगे, इनको करना है। ऐसे थोड़े ही ज्ञान परंपरा चलती है। ज्ञान परंपरा में तो बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें पहले ही वक्ता ने ये स्पष्ट रेखांकित कर दिया कि ये जो मध्यकाल की जो साहित्यिक सरणी है, परंपरा है, उसमें कुछ नया अंतरिक्ष से आया नहीं है। स्पष्ट कर दे रहा हूँ मैं, जो मेरे पास जो सीमित ज्ञान है उसके आधार पर मैं बहुत दृढ़ता से ये कह पा रहा हूँ कि जो कुछ भी है, सरलता के लिए, सुगमता के लिए बहुत सारी बातें हम कर देते हैं। जैसे इतिहासकारों की, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों की बहुत सारी बातें होती हैं, उनके सामने कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ चुनौतियाँ रही होंगी, कुछ सामग्री रही होगी, कुछ पद्धति रही होगी, उसके हिसाब से उन्होंने इतिहास लेखन का कार्य किया। और हम सबसे पहले अपनी सुविधा देखते हैं, और ये सुविधा मैं कोट कर दे रहा हूँ, हर काम में देखते हैं, बोलने, खाने, लिखने, पढ़ने, पहनने, सब में सुविधा ही देखते हैं। तो सुविधा निश्चित रूप से एक बड़ा तर्क वहाँ रहा होगा, किंतु आचार्यों ने यह भी विनम्रतापूर्वक निर्देश कर दिया कि यही अंतिम नहीं है, ये सुविधा की सरणी। तो मध्यकाल 500 से ज़्यादा वर्षों का साहित्य, उसमें तमाम धाराएं, उपधाराएं रही हैं। आप सब साहित्य के शोधार्थी विद्यार्थी हैं, तो आपको सब पता है कि कितनी धाराएं, उपधाराएं, किंतु यह विचार का प्रश्न है कि वो कुछ बाहर का कुछ नहीं है, अभारतीय नहीं है। तो जो अपनी परंपरा है वो हजारों वर्षों की है, कई हजार साल की है। तो परंपरा कहने का मतलब ये है कि पहले का और बाद का चला आया, कुछ पहले से लिया, कुछ हमारे लोगों ने जोड़ा, कुछ हमसे पहले के लोगों ने जोड़ा। ऐसे प्रवाह, जैसे नदी का प्रवाह है, वैसे ही ये चलता रहता है। तो अगर हम बात करें अपनी परंपरा की, तो ऋग्वेद से चला आया, उपनिषदों से होता हुआ, और अन्य परंपरा के साथ बढ़ता रहा है। एक ही बात, आप विचार करके देखिए, उपनिषदों की यहाँ बड़ी, जो जिसको हम ज्ञान कांड कहते हैं, बड़ी लंबी परंपरा रही है।
और वेद के भी ज्ञान कांड और कर्म कांड जैसे भेद करके देखा। तो ज्ञान, हमारे यहाँ वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ ही ज्ञान है। तो हमारे पुरखे कितने समझदार हैं, वो कुछ और नहीं लिख रहे थे, कुछ और नहीं संचय कर रहे थे, ज्ञान संचय कर रहे थे। और आज आप हम सब जानते हैं कि बिना ज्ञान के यह मनुष्य की सभ्यता विकास के शिखर नहीं छू सकती। हम बहुत पीछे जाके और अभी 2024 में खड़े हुए। तो ये 2024 अचानक तो अवतरित नहीं हुआ, इसके पीछे तो लंबा कालखंड है। उस कालखंड का परिचय जिन पीढ़ियों को, जिन जातियों को, जिन देशों को, जिन समाजों को होता है, वह स्वाभिमान पूर्वक खड़े रहते हैं, अन्यथा वो काल प्रवाह में बह जाते हैं। और दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है कि काल प्रवाह में बहुत सारे लोग अपनी अस्मिता खो चुके हैं और अभी बहुत सारे लोग खो देंगे। उसके अनेक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कारण होते हैं, अभी भी हैं, तब भी थे। लेकिन हमारे जो अमृत ग्रंथ हैं, जिनका उल्लेख मैंने किया, आप सब जानते हैं, उनकी आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उनका जो अमृत घोष है वो यही है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो कुछ इस संसार में है सब वो निवास है उसका, सब उसी के हैं। और आप इस बात को ध्यान रखिएगा, बार बार हमारे ग्रंथ कहते हैं सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, जो कुछ भी है वो सब ब्रह्ममय है। और आप ऐसे ही नहीं सुनते हैं कभी तुलसीदास को, सिया राम मैं सब जग जाने, करम प्रणाम जोर जुग पानी, ऐसे थोड़े कहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो अपनी परंपरा का में बहुत दृढ़ता से खड़े हैं। और ऐसे ही नहीं हम उसको विश्व कवि कहते हैं, ऐसे ही महात्मा नहीं कहते। महात्मा कहने का मतलब त्रिपुंड धारण कर लेना और भगवा वस्त्र धारण कर लेना महात्मा होने की निशानी नहीं है। महात्मा जिसकी आत्मा बड़ी, जो लोकमंगल, लोकहित की बात करता है। आपको याद होगा कि आचार्य शुक्ल जो है अपनी व्यवहारिक आलोचना में एक जो लोकमंगल की अवधारणा लेके आते हैं और उसके आधार पर वो सूर्य और तुलसी की प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये जो लोकमंगल का तत्व है, ये संपूर्ण मध्यकालीन साहित्य में, चाहे वो रीति का हो, चाहे भक्ति का हो, कम ज़्यादा आप कह सकते हैं परिमाण की बात, वो है। और बात हो रही कि शोध की, तो हम शोध करें क्यों? आज हम आधुनिक युग में खड़े हैं और मध्यकालीन साहित्य के विषय में हम शोध करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों? हम लोग तो बहुत प्राग्मेटिक लोग हैं ना। कुछ लाभ अगर मिलेगा तब हम पीछे जाएंगे, नहीं लाभ मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे, क्यों देखेंगे? तो लाभ है, इसलिए हम आज विचार कर रहे हैं। आज दुनिया की जो परिस्थिति है वह उस पर आप विचार करके देखिए, दुनिया कहाँ है और हम कहाँ खड़े हैं। आज दुनिया के तमाम संपन्न देशों पर विचार करके आप देख लो, क्या वो अपनी भौतिक समृद्धि से प्रसन्न हैं? जितना उनके पास है उससे वो खुश हैं क्या? नहीं है। लड़ाई कर रहे हैं, युद्धरत हैं। और दुनिया के तमाम देशों को आप देख लो, युद्धरत हैं। और हमारी तरफ देखते हैं कि ये क्या पता हमारे झगड़े छुड़ा दें। तो हम तो बहुत भौतिक रूप से बहुत संपन्न लोग नहीं हैं, हम तो अभी विकासशील श्रेणी में आते हैं। तो कुछ है आपके पास, कुछ है हमारी परंपरा में। वो क्या है? वो बहुत मूल्यवान है। और वह जो मूल्यवान है वह दुनिया को आज भी रास्ता दे सकता है, उसका मार्गदर्शन कर सकता है। और वह हमारी पोथियों में है, हमारी परंपरा में है, और बहुत मजबूती से। मैं यह परंपरा वह परंपरा नहीं करता हूँ, भारत की एक ही परंपरा है और वो है भारतीय परंपरा। जो कुछ है, हम सब कहाँ हैं? हम सब भारत के हैं तो भारतीय हैं। इसी तरह से परंपरा में जो कुछ है वो सब भारत का है। और सब एक दूसरे से सीखते हुए और समय की आवश्यकता, समय की चुनौती का हिसाब करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं है, वो उनका विनाश हो जाएगा। इसलिए विचार भी इस तरह से बढ़ते हैं, समान रूप माने समय की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए, समय की चुनौती का ध्यान रखते हुए वो विचार भी आगे बढ़ते हैं। तो मध्यकालीन साहित्य पे शोध हम क्यों करें? कुछ संकेत डॉक्टर प्रभात ने किया है और प्रोफेसर गरीना ने भी उस तरफ इशारा किया। एक डायमेंशन, एक आयाम उन्होंने भी बताया। और प्रोफेसर भट्ट ने बताया कि विदेश में वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या पद्धतियाँ हो सकती हैं। तो आप और हम तो ज़्यादा सुविधा में हैं अपने टेक्स्ट को समझने के लिहाज से और चीज़ों को खोजने के लिहाज से हम ज़्यादा सुविधा में हैं। और मुझे याद आ रहा था, आप सब लोग परिचित होंगे
कि 1916 में ये हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बना, 16-17 ऐसे ही कुछ 20 में, तो आज 100 साल का हो गया। और जो उस वक्त हिंदी की पाठ्यचर्या में कुछ नहीं था, तो पाठ्यचर्या निर्माण हो रहा था, तो कितने आचार्यों ने कितना परिश्रम किया, और आज हम वही सब लेके पढ़ा रहे हैं, उसी से आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन वहाँ से प्रस्थान हमारा वहीं से। और नागरिक प्रचारणी सभा की भूमिका को भी हम सब लोग जानते हैं। ऐसे ही कुछ और अन्य संस्थाएं जो तेजस्वी संस्थाएं हैं, उन्होंने बड़ा काम किया। तो आज भी हमारे लिए यह अवसर है, और मैं तो यहाँ बैठे हुए जो विद्यार्थी हैं उनको जरूर ये स्मरण करा रहा हूँ। आह्वान वगैरह करना तो अलग बात है, तो स्मरण करा रहा हूँ कि अभी आपके पास शोध की जो मौलिक गुंजाइश है वो है बची, लेकिन शोध उस तरह नहीं होगा जैसे सुविधा में और आनंद में बहुत सारी वृत्ति लेकर के हम करना चाहें, तो ऐसे नहीं होगा। आप अपनी जो ज्ञान परंपरा है उसमें जो लोग हैं सम्मिलित, जो बड़े नाम हैं, तेजस्वी यशस्वी नाम है, उन पर विचार करके देखो। ऐसे ही थोड़ा आज हम कई हजार साल बाद उनको स्मरण कर रहे हैं, परिश्रम किया और कुछ दे गए, इसलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। चाहे वो पाणिनि हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे कौटिल्य हो, तो मेहनत किया, परिश्रम किया, स्मरणीय है। ऐसे हिंदी में बड़े नाम हैं। तो आचार्यों की जो पहली दूसरी पीढ़ी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास जी, हजारी प्रसाद जी, और प्रोफेसर नामोर सिंह, शिव प्रसाद सिंह जी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी, माता प्रसाद जी गुप्त, आप उनके काम देख लो, आरंभ के काम लगता है कि नहीं, इस पर काम करना चाहिए। आज अवसर नहीं है क्या? आज भी अवसर है। प्रभात जी ने संकेत किया था कि कुछ खोजें और खोजे हुए को व्याख्यायित करें, और व्याख्या किस लिए करें? आपके अपने समय की आवश्यकता के हिसाब से उन चीज़ों की व्याख्या की आवश्यकता है। और हमेशा ये सावधान रहना चाहिए अनुसंधानकर्ता को कि वो तटस्थ रहे, उसकी दृष्टि निर्मल रहे। किसी आग्रह के साथ अगर वो शोध में प्रवेश करेगा और निष्कर्ष की पहले ही कुछ वो कॉन्सेप्चुअलाइज कर लेगा, तो वो भटक जाएगा, फिर वो कुछ दे नहीं पाएगा। तो ये ध्यान रखिए। अभी भी बहुत सारे ये जो संत लोग हैं, निर्गुणिया संत लोग हैं, या और जो दूसरी हैं, इनकी गद्दियाँ हैं, गादियाँ हैं, इन संप्रदायों की गादियाँ हैं, इनके पास बहुत खजाना है। और प्रोफेसर गलीना जिसकी बात कर रही थी, ये जो कबीर हैं, रैदास हैं, ये क्या करते थे? ये संबोधन करते थे, सत्संग होता था, संबोधन की कविता है शायद, बानियाँ हैं, वाणी है सब। और उनका जो संकलन हुआ है वो काल बहुत लंबे कालखंड में हुआ है। कब हुआ, कितना संस्करण हुआ, कितना मिक्सिंग हुआ, कितनी चीज़ें घटी, कितनी बढ़ी, और उसके अनेक कारण हो सकते हैं। अब हम जिस मध्यकालीन साहित्य की बात कर रहे हैं वही 500 से ज़्यादा वर्षों का हो गया, और अभी देख लें आप कि समय के साथ कितनी चीज़ें बदलती हैं, तो यह बहुत संभव है। तो बहुत सारा प्रवाद मध्यकाल के संतों के साथ, भक्तों के साथ लग जाता है, तो वह विचार कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए, जिधर राम प्रसाद भट्ट जी इशारा कर रहे थे। इन टोटलिटी, समग्रता में हमको मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। एक बाल पकड़ करके हम पिटाई शुरू कर देंगे तो हम कहीं निष्कर्ष में नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखने की जरूरत है। इन रचनाकारों की जिनकी बात कर रहे हैं हम, इनकी दृष्टि बड़ी निर्मल है। पराधीन कद सपनेहु सुख नाही, कद विधि सिद्धि नारी जग माही, इस पे तो विचार करना चाहिए ना। और प्रोफेसर गलीना बहुत सुंदर कह रही थी, ये सब भक्त हैं, और भक्ति का जो आदर्श है वो सती स्त्री है। वो अपने पति को इस तरह प्यार करती है, कुछ बचा के नहीं रखती, संपूर्ण समर्पण करती है। तो भक्ति में जो प्रपत्ति है, शरणागति है, समर्पण है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। भक्त और भगवान के बीच में कोई पार्थक्य नहीं होगा, कोई विभेद नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा, इतना बाल बराबर भी नहीं होगा। और वह एक जो पति और पत्नी का प्रेम है, दाम्पत्य का प्रेम है, वह आइडियल मोस्ट है, आदर्श है। इसलिए कबीर उसका उल्लेख करते हैं, दुल्हन गाओ मंगल चार, हमारे घर आए वो राजा राम भरतार। कितने खुश हैं। इसलिए वो इन मेटाफर्स का उपयोग इसलिए करते हैं, इन रूपकों का उपयोग वो इसलिए करते हैं बताने के लिए। और आप ध्यान रखिएगा कि पूरा मध्यकाल का साहित्य जो है वो राग और विराग का साहित्य है, शक्ति का साहित्य है। खाली वो विरागी होकर के, मुक्त होकर घर जाना नहीं है।
जीवन की शक्ति देने वाला साहित्य है। चाहे तुलसी का साहित्य है, सूर का साहित्य है, कबीर का साहित्य है। कबीर बाहर नहीं गए कभी, वो अपना ताना बाना करघा काम करते रहे और प्रवचन करते रहे, सत्संग करते रहे। तो आज हम इतने वर्षों के बाद भी कबीर की कविता पे बात कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसमें चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। कोई भी पीढ़ी, कोई भी समाज अपनी परंपरा को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ता। और रही बात ये, तो ये सारे जो कवि हैं ये समाज के हैं, समाज से हैं, समाज के लिए ही हैं। इसके ये कहीं घर छोड़ के भागे नहीं। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ये कवि को मालूम है, तुलसी को मालूम है, बाबा को मालूम है। ये एक जो खाने पीने का जरिया है, पत्नी गुजर गई, अब रोटी कौन बनाएगा, तो गेरुआ पहन के निकल गए। तो इनसे लाभ क्या है? संत तो लोकोपकारी होता है, वो तो लोक का कल्याण करने वाला होता है। वो अपनी उदर पूर्ति के लिए इस तरह के बहाने नहीं करता। इसलिए इन लोगों को यह भी पता है कि इसकी आड़ में क्या हो सकता है। तो अभी मित्रों बहुत सारा अवसर है, बहुत सारा काम बचा हुआ है, बहुत सारे अल्पख्यात अज्ञात बहुत सारे ग्रंथ हैं। और मैं ये कहता हूँ कि सबके ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं। हमारे जो शोधार्थी मित्र हैं, एक एक पोथी पकड़ लें तब भी बड़ा काम कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था और आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में एक उल्लेख किया है अर्धकथानक का। दो जगह उल्लेख करते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा के रूप में, और फिर वो कहते हैं कि बनारसी दास जैन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मधुमालती मृगावती पोथी दो ही उचार। तो जब काम नहीं था बनारसी दास जैन के पास, तो वो वही पोथी पढ़ते थे मनोरंजन के लिए, जैसे आजकल हम लोग गुलशन नंदा वगैरह पढ़ते रहे होंगे। अब तो नहीं पढ़ते, आप लोगों के ज़माने में तो पता नहीं मोबाइल में सब कुछ है, सारा सामग्री है, तो पढ़ते रहे तो मनोरंजन करने के लिए। और जब बेकारी थी उनके सामने कैसे जीवन जिया जाए, व्यापारी थे मूल रूप से, व्यापार खत्म हो गया तो घर कैसे लौटेंगे, बहुत पिटाई होगी। तो वो क्या करते थे कि मधुमालती मृगावती लोगों को बैठ के पढ़ाते थे, तो उससे कोई द्रव्य आ जाता तो काम भी चल जाता। तो ये उल्लेख आचार्य शुक्ल ने किया है, तो उस आदमी ने तो किताब पढ़ी होगी ना, वो टेक्स्ट तो देखा होगा ना। फिर माता प्रसाद जी ने वो पाठ शोधन किया, नाथूराम प्रेमी जी ने तैयार किया। नाथूराम प्रेमी जी ने 1943 का वो संस्करण है, और बम्बई से निकला था। तो अब मैं ये मान के बैठूं कि मुझे पोथी नहीं मिल रही, मैं काम नहीं करूंगा, तो काम नहीं होगा। तो मैंने वो पोथी दोनों ढूंढी, कहाँ कहाँ यत्न किया, बहुत सारे मित्रों ने भी सहयोग किया, उस पर काम हुआ। और जानते हैं आप, 55 साल की कहानी वो व्यक्ति लिखता है, अपनी आत्मकथा, हिंदी की पहली आत्मकथा। 55 साल, 2-3 वर्ष उसके बाद वो जीवित रहे, 58 साल की आयु में वो गुजर गए। और जैन परंपरा में ये मान्यता है कि 110 साल व्यक्ति जीवित रहता है। तो उनको लगा कि मैं 55 साल का हो गया, तो मैं अपनी कहानी कह देता हूँ, बाकी जैसे बीतेगी उधर फिर कहूँगा। वो 2-3 साल में वो गुजर गए, तो बाकी काम उनके शिष्य जगजीवन दास ने किया था। तो उसमें 3 मुगल बादशाहों का जो पूरा काम है, काल है, वह बड़ी ईमानदारी से वहाँ दर्ज है। तो इतिहास लेखन के लिए उससे बढ़िया प्रामाणिक स्रोत कुछ नहीं है। तो और आपको आश्चर्य होगा कि अर्धकथानक आदि पे जो काम हुआ पहले, या संकेत हुआ, या इसका उपयोग हुआ इतिहास लेखन के लिए, मध्यकाल के इतिहास लेखकों का हुआ, भारत में भी और विदेश में भी। वो जानते थे इस पोथी को, उनके पास है, वो पढ़ा उन्होंने, उसका उल्लेख किया। और भारत, मध्यकाल के भारत के समाज, राजनीति, अर्थ चक्र का निर्माण करने के लिए, पुनर्रचना करने के लिए वो उसका उल्लेख कर रहे हैं, उससे टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। और यह कौन व्यक्ति है? एक मस्त मौला स्वतंत्र व्यक्ति है, जो बहुत दबाव में नहीं रहता है, अपने जीवन की बात करता है। कितना मॉडर्न होगा वो, उस जमाने में कितना रेडिकल होगा, जिस भारतीय परंपरा में अपनी बात कहने के लिए कोई अवसर नहीं। आपको याद होगा ना, तुलसी कुछ जीवनी नहीं लिखते, सूर नहीं लिखते, कोई नहीं लिखता, अपनी परंपरा में ही नहीं है बायोग्राफी लिखना। ये बहुत बाद में आया, पर्शियन इम्पैक्ट से आया, हमको ऐसा लगता है। क्योंकि वहाँ आप देखेंगे साहब, जहांगीर नामा है, आईने वो बाबर नामा है, तो एक हमारे यहाँ नहीं है इस तरह का। लेकिन वो मुगलों के संपर्क में भी रहा है व्यापारी की भूमिका में, तो वो थोड़ा असर होगा। और वो दोहे चौपाई में अपनी बात लिखता है, और उसमें इतना सारा रेफरेंस है जिसकी क्रॉस चेकिंग आप दूसरे जो पर्शियन अकाउंट्स है उनसे कर सकते हैं, मिला करके आप देख लीजिए, झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो ऐसे अन्य ग्रंथ भी हैं।
रचनाकार हैं। मैं एक संकेत भर कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि समय में बहुत हो गया है और अगले सत्र की शुरुआत होनी है और संयोजक हमारे परम आत्मीय डॉक्टर हरी सामने बैठे हैं और वो तो संकोच के मारे बहुत कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं समझ तो रहा हूँ ना उनकी जो दुविधा है वो समझ रहा हूँ। मित्रों, मुझे आपने बुलाया, हरीश जी ने समय दिया और आप विद्यार्थियों के बीच और विद्वानों के बीच कुछ काम की बात कही होगी तो उसे ग्रहण करिएगा, बाकी मुझे लौटा दीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ते हुए संत और भक्ति काल पर विस्तृत बात की और सही बात है कि हमको